हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हमारे वन शॉट इन 1 आवर सीरीज का एक और चैप्टर मैं आपके लिए लेके आई हूँ, दैट इज़ अवर एनवायरनमेंट। आई नो आज संडे है एंड एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ रही है, बट डोंट वरी, ये चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, इसमें उतना कुछ बताने को ही नहीं है। छोटा सा चैप्टर है, इसको आप एक टॉपिक की तरह ही कंसिडर करोगे तो ज़्यादा मैं खुश हो जाऊंगी। ठीक है। अनदर थिंग, टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू दिस पर्टिकुलर चैनल, let me tell you, my name is Kavya Bhatt and I am a science educator on this amazing platform ProEd, that is Progressive Education, where I am building your progress every day. ये एक 1 आवर 1 शॉट सीरीज है जिसमें मैंने आपके साइंस के सारे चैप्टर्स को कवर किया है बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले। आपको क्या करना है, उन सारे वीडियोस को अच्छी तरीके से देखना है। सारे के सारे फ्री नोट्स और जो भी चीज़ें मैं फ्री में प्रोवाइड करती हूँ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक ओपन नहीं हो रही है तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप सिंपली टेलीग्राम पे जाके काव्या भट्ट टाइप करोगे, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सारे नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम ये पढ़ने वाले हैं कि हाउ वेरियस कंपोनेंट्स इन द एनवायरनमेंट इंटरैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, वेरियस कंपोनेंट्स यानी कि बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स किस तरीके से इंटरैक्शन शो करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो बच्चों, इकोसिस्टम क्या होता है। मेरे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं, जैसे कि मेरे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे बायोटिक हो गए, लिविंग चीज़ें। एबायोटिक चीज़ें क्या होती है, टेम्परेचर, रेनफॉल, पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट, ठीक है, विंड वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके एबायोटिक फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो ये दोनों किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे का इंटरैक्शन किस तरीके से इनकी लाइफ को थ्राइव करता है, ये चीज़ें हम इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है, सो all organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings as well as physical surrounding interact with each other and maintain a balance in nature. नेचर का बैलेंस किस तरीके से होता है, क्या होता है, ये फूड चेन में हम लोग पढ़ेंगे। All the interacting organisms in the area together with non-living constituents of environment form an ecosystem. ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है, रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड, सॉइल, ये सारे मिनरल्स, ये सारे आपके फिजिकल फैक्टर्स या फिर एबायोटिक फैक्टर्स हो गए। बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपके बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, गार्डन। ठीक है, गार्डन में क्या होता है बच्चों के, अलग अलग तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं, बटरफ्लाइज पाई जाती हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं। ये सारे जो है ना, ये इंटरैक्ट करते हैं और ये जो है एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड भी करते हैं और एक नेचुरल इकोसिस्टम को कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, ओके। दूसरे आपके अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स आर फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स। ये जो है ये नेचुरल इकोसिस्टम है बच्चों, इसको भगवान ने बनाया, ये हमने नहीं बनाया है। आर्टिफिशियल जो है इकोसिस्टम उनको बोला जाता है जो हम बनाते हैं। इसका ओजी एग्जाम्पल है आपका वो एक्वेरियम, लिखा भी होगा कहीं ना कहीं। क्रॉप फील्ड्स, दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म ग्रुप एज प्रोड्यूसर। ठीक है, यहाँ लिख दो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, उसका एग्जाम्पल है आपका एक्वेरियम। एक्वेरियम, ठीक है, आप उसमें हर चीज़ लगाते हो, प्लांट भी आप लगाते हो, पानी भी आप देते हो, एनवायरनमेंट फिश के रहने के लिए भी आप क्रिएट करते हो। ठीक है, एक कुछ चीज़ें होती हैं आपके इकोसिस्टम में जिस जो है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैनर दे ईट, या फिर किस तरीके से अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं किसी से। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं बच्चों, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बना सकते हैं, या फिर जिन्हें हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, या फिर जो फोटोसिंथेसिस शो कर सकते हैं, उन लोगों को हम लोग प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। बाकी होते हैं आपके कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स 3 तरीके के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, सॉरी 4 तरीके के, पैरासाइट्स भी। ठीक है, कंज्यूमर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं प्लांट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट को हर्बीवोर खाता है, हर्बीवोर को कार्निवोर खाता है, कार्निवोर और हर्बीवोर को ओमनीवोर खाता है, और वो डायरेक्टली भी प्लांट को खा सकता है। हर एक चीज़ जो है आपके प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंडेंट है। अगर प्लांट खाना नहीं बनाएंगे तो खाना जो है आगे तक पहुंचेगा ही नहीं, प्लांट्स मर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, समहाउ बहुत गर्मी पड़ने से या कहीं किसी जगह प्लांट नहीं है तो वहाँ पे हर्बीवोर्स नहीं होंगे, हर्बीवोर्स नहीं होंगे, अगर वो हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो कार्निवोर्स वहाँ पे नहीं जाएंगे, कार्निवोर्स नहीं है तो ओमनीवोर्स भी फिर क्या ही करेंगे जिंदा रह के।
ठीक है मैम, ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई। कैसी? मार्क्स तो आते नहीं है, जिंदा रह के क्या करोगे? सो अगर आपको मार्क्स चाहिए आपके साइंस एग्जामिनेशन में, इफ़ यू रियली वांट टू एक्सेलरेट योर मार्क्स, तो आपको ये वन शॉट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये डीकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया और फंगाई है इनका एग्जाम्पल। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डीकम्पोज करके एक इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आपके जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको ये लोग कंपोस्ट बना देते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है बच्चों, एक बार पढ़ लेना। इसके फ्री नोट्स, आपको कोई कुछ भी पे नहीं करना है, यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन करो, नोट्स डाउनलोड करो, ऐश और आराम करो बस। फूड चेन और फूड वेब क्या होता है ये पढ़ लो मेरे साथ। वी हैव फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर, इसी चीज़ को हम लोग फूड चेन कहते हैं। ईच टाइप ऑफ फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल, द ऑटोट्रॉफ्स एंड प्रोड्यूसर्स आर एट दी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। देखो मैं जो है धीरे धीरे आपके जो प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स की जो आप बात करते हो उसको हर्बीवोर कार्निवोर को ज्वाइन करने वाली हूँ। ठीक है, अब पहले इस चीज को पढ़ो, फूड चेन होती क्या है। ये है आपका प्लांट, ये है आपका प्रोड्यूसर। ठीक है, ये है आपके हर्बीवोर क्यों बोल रही हूँ मैं एक बार बार, सॉरी। ठीक है, ये आपके हर्बीवोर्स हैं और यही आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, ये है आपके कार्निवोर, इसी को आप लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हो। कंज्यूमर यानी बेसिकली यही होता है बच्चों कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। ठीक है, वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये है सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, अब जो है जो इंटरमिंगलिंग होती है या फिर इंटरमिक्सिंग होती है दो फूड चेन्स की, उसे हम लोग फूड वेब कहते हैं। फूड चेन एक, फूड चेन दूसरी, दोनों को मिला के एक फूड वेब बन गई। फूड वेब जो है वो दो से ज़्यादा भी फूड चेन्स को अपने अंदर रख सकता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये एक मान लो कि आपका यहाँ पे जो हर्बीवोर बताया गया है जिराफ, मान लो इसको शेर की बजाय किसी टाइगर ने खा लिया। टाइगर भी तो एक कार्निवोर ही है ना, तो ये तो दूसरे फूड चेन में एंटर कर गया, लेकिन ये इस फूड चेन का भी पार्ट है, तो इसीलिए इंटरमिक्सिंग हो रही है। दिस इज नोन एज फूड वेब। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना, इधर उधर की बातों में भटकना नहीं। ये आपके प्लांट्स हैं, ये जो है प्रोड्यूसर्स है, प्राइमरी नहीं सॉरी, ये आपके प्रोड्यूसर्स हैं। हर्बीवोर्स जो होते हैं मेरे प्राइमरी कंज्यूमर है, कंज्यूमर प्राइमरी हर्बीवोर्स हैं। ठीक है, ये मेरे प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये मेरे टर्शियरी कंज्यूमर है। इसने इसको खाया, इसने इसको खाया और इसने इसको खाया। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम आपके जो प्लांट्स होते हैं ना, ये सनलाइट की सिर्फ 1% एनर्जी ही एब्जॉर्ब करते हैं। अब इस 1% में से 10% एनर्जी पास होती है। 10% एनर्जी जैसे ही मेरे प्राइमरी कंज्यूमर में पास हुई, उसका 10% हिस्सा मेरे आगे वाले में पास होगा और उसका भी 10% हिस्सा मेरे नेक्स्ट वाले जो कंज्यूमर्स हैं उसमें पास होगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि नीचे से जैसे आप ऊपर जाते हो तो आपकी जो एनर्जी है वो रिड्यूस होते जाती है। ठीक है, इसीलिए आपका कोई भी जो ये ट्रॉफिक लेवल होता है ये मैक्सिमम 3 या 4 स्टेजेस का ही होता है, क्योंकि 5th और 6th स्टेजेस में आते हुए एनर्जी तो है वो बहुत कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि प्लांट ने ये 1% एनर्जी ली, अब वो उसे खुद भी तो यूटिलाइज करेगा ना, उसे सिर्फ समाज सेवा तो नहीं करनी है। 1% एनर्जी ली, उसने खुद का खाना बनाया, उसकी खुद की प्रोसेसेस चल रही है, लाइफ प्रोसेसेस, बाकी का उसने 1% का 10% मान लो उसने आगे पास किया। प्राइमरी कंज्यूमर्स ने उसको यूज़ किया अपनी जनरल लाइफ प्रोसेसेस के लिए, डाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर लिया एनर्जी को। फिर उसमें से 10% आगे वाले में जाएगी, फिर उसमें से भी 10% आगे वाले में जाएगी, तो कम होती जा रही है ना एनर्जी। यही बात जो है आपके यहाँ पे लिखी हुई है। और एक और चीज़ ये है बच्चों कि एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाती है, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक नहीं जाती। इसका सिंपल जो है एनसीईआरटी इस तरीके से समझाती है कि सनलाइट को प्लांट कैप्चर करता है, लेकिन प्लांट जो है वो सनलाइट को कुछ नहीं देता। ठीक है, प्लांट आपको कंज्यूमर को फूड देता है, कंज्यूमर जो है वो मरने के बाद प्लांट के लिए ज़रूर कुछ कर सकता है, जीते वक्त नहीं कर सकता।
मरने के बाद कैसे वो करता है ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, मान लो बच्चों कि मेरे पास एक प्लांट है। ठीक है, आई हैव वन प्लांट। इस प्लांट को खा लिया किसी हर्बीवोर ने, इस हर्बीवोर को खा लिया किसी कार्निवोर ने, इस कार्निवोर को किसी ओमनीवोर ने खा लिया, और ओमनीवोर के जो डेड रेमिनेंट्स हैं या मरने के बाद डेड रेमिनेंट्स है, इसको डीकंपोजर्स ने ले लिया, डीकंपोजर्स, और डीकंपोजर्स ने उसे एक मैन्योर या फिर कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया। यही कंपोस्ट जो है ये सॉइल में जाता है। ठीक है, और यही सॉइल मतलब बेसिकली प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन के बेसिस पे एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पे बीच में ये भी हो सकता है कि हर्बीवोर मर गया तो डीकंपोजर ने इस पे एक्ट करके वापस से कंपोस्ट बना के प्लांट में भेज दिया, कार्निवोर मर गया तो वो भी प्लांट के पास जाएगा, और अगर ओमनीवोर मर गया तो भी प्लांट के पास जाएगा। ठीक है, ये तो न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग है, लेकिन एज सच एनर्जी जो है वो कम होते जाती है नीचे से ऊपर जाने में। जो चीज़ें मैंने आपको अभी पढ़ाई बच्चों, सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। व्हाट यू आर सपोज टू डू इज के नोट्स को डाउनलोड करो। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, एनसीईआरटी के लाइन बाई लाइन नोट्स हैं तो उनको डाउनलोड करके यहीं से पढ़ो। एग्जाम के एक आध 2 महीने पहले आप 4 बुक्स रिफर नहीं कर सकते हो नोट्स के लिए। एग्जाम के 1 महीने पहले ना आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह ये सब कुछ करते हो, वो भी आपको मैं इस पर्टिकुलर चैनल पे प्रोवाइड कर ही दूंगी। सो अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और अगर पुराने स्टूडेंट्स हो तो आप जानते ही हो नोट्स अमेजिंग है, आप डाउनलोड कर लेना। नए स्टूडेंट्स भी जाके नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें बोली मैंने, 1% रूल वगैरह और 10% एनर्जी जो डिक्रीज होती जाती है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आई एम नॉट टेकिंग लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स बिकॉज संडे है, आपको और चैप्टर्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, ग्रेटर नंबर ऑफ, हाँ ये चीज़ पढ़ लो, एक ज़रूरी है। देर आर जनरली ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट लोअर ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम, ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा होना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर चीज़ तो प्रोड्यूसर पे ही डिपेंडेंट है ना। एक अगर फूड चेन में ले लूँ किसी की भी, जैसे हमने आगे देखी थी कि प्लांट को जिराफ ने खाया, जिराफ को मान लो कार्निवोर ने खा लिया या फिर लायन ने खा लिया, तो मानो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे बच्चों तो हर्बीवोर्स को खाना नहीं मिलेगा, हर्बीवोर्स मर जाएंगे, हर्बीवोर्स के मरने से कार्निवोर्स मर जाएंगे, कार्निवोर और प्लांट्स के मरने से ओमनीवोर्स मर जाएंगे। ठीक है, एक और चीज़ बात ये है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखा था बच्चों कि जैसे एक मान लो कि एक फूड चेन है, उसमें से अगर मान लो कि कार्निवोर्स मर गए तो क्या होगा, या फिर एक फूड चेन में से बीच में से कोई एक लिंक टूट गई तब क्या होगा। देखो कार्निवोर्स के मरने से ना हर्बीवोर्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ने से जो आपका इकोसिस्टम है उसमें इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, और क्या होगा कि कार्निवोर्स के मरने से हर्बीवोर्स के नंबर जैसे ही बढ़ेंगे, उस हर्बीवोर्स जो जो उस पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स को खा रहे हैं तो वो सारे प्लांट्स भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सब लोग अगर मान लो प्लांट्स ही खाने लग गए तो सारे प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, और हर्बीवोर्स भी जो है वो एट लास्ट मर जाएंगे। इसीलिए किसी एक लिंक के बीच में से टूटने से जो है इंस्टेबिलिटी आ जाती है आपके फूड चेन में और आपके इकोसिस्टम में। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसको ज़रूर से याद रखिएगा। The length and complexity of food chains vary greatly. Each organism is generally eaten by 2 or more kind of organism. हाँ, ये food web का definition है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। Flow of energy is unidirectional. The energy is captured by autotrophs, does not revert back to the solar system. ठीक है, which passes through herbivores and does not come back to autotrophs. ये ना एक MCQ में एक बार पूछा गया था कि ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है या फिर मल्टी डायरेक्शनल होता है। सो आंसर यूनिडायरेक्शनल आएगा, याद रखना। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाती है, जस्ट आप एक बार नोट से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन पढ़ा रही हूँ आपको, दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बच्चों बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है कि मान लो मेरे पास प्लांट्स हैं। ठीक है, मैं एक फार्मर हूँ, मैं प्लांट्स को ग्रो कर रही हूँ। प्लांट्स को वीड्स वगैरह से बचाने के लिए मैंने सॉइल के अंदर बहुत सारे वीडीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स डाले जो कि मेरे प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिए। ठीक है, ये अब ना ये जो टॉक्सिन्स बन जाते हैं, केमिकल्स जो टॉक्सिन्स बनते हैं ना, उनको मैं ब्लू कलर से शो कर रही हूँ। मान लो कि एक हर्बीवोर आया,
उसने इस प्लांट को खा लिया, ठीक है। अब ये जो टॉक्सिन है उसकी बॉडी में भी फैल गए। अब हर्बीवोर को कार्निवोर ने खा लिया। अब ये जो टॉक्सिन्स हैं ये हर्बीवोर से कार्निवोर में पहुंचने लगे। अब क्या होता है ना बच्चों, जैसे जैसे हायर ट्रॉफिक लेवल में जाती है ना कोई चीज, तो वो जो है उसका एबंडेंस जो है वो बढ़ते जाता है, उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। और इसी कार्निवोर को खा लिया आपके एक ओमनीवोर ने, ओनमी लिख रही हूं मैं, ओमनी वोर ने। इस ओमनीवोर ने जैसे ही इसे खाया तो ये जो है इसमें आ गए। और बच्चों ध्यान से देखो, क्या ह्यूमंस ओमनीवोर होते हैं? तो क्या ह्यूमंस में सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी या फिर केमिकल्स पाए जाने के चांसेस हैं? ह्यूमंस तो मान लो कि फिशेस भी खाते हैं, ठीक है। अब ये जो इन्होंने सॉइल में जो ये जो रायता फैलाया था केमिकल्स का, अब वो जब ग्राउंड वाटर में जाएगा तो वो ग्राउंड वाटर तो रिवर में ही जाना है। अब रिवर की फिशेस उसे खा के मर भी जाती हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ के बॉडी में वो रह जाता है, ठीक है। अब उस फिश को मान लो इंसान ने खा लिया और वो जो जितने टॉक्सिन्स थे वो सबके सब इंसान में चले गए। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये जो टॉक्सिसिटी जो प्रोड्यूसर से लेके एकदम जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल है वहां तक जा रही है, इस पर्टिकुलर चीज को बच्चों बोला जाता है बायोलॉजिकल लॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसको बच्चों बायो मैग्निफिकेशन भी बोला जाता है। कुछ बच्चे मुझसे ना ऑफलाइन में ये डाउट पूछते हैं कि मैम बायो मैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या फ़र्क होता है? कोई फ़र्क नहीं होता बच्चों। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का छोटा सा टर्म है बायो मैग्निफिकेशन। सेम चीज़ जो है, जहाँ पे ये जितनी चीज़ें लिखी है ना, ये सबको सबका सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। यू जस्ट सपोज टू रीड दिस नोट्स, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओजोन लेयर। हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट, या और इसका फर्स्ट पार्ट जो है आपका ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड। देखो बच्चों, ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन जो है एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, इन दोनों को मिला के बनती है। ओजोन लेयर पहले बनती कैसी है ये देख लो। ये ना आपके हाईएस्ट लेवल है एटमोसफियर का, हाईएस्ट एटमोस्फियरिक लेवल। इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन यूवी के प्रेजेंस में आता है ना, तो ये टूट जाता है दो ऑक्सीजन के एटम से। और ये जो एक सिंगल ऑक्सीजन का एटम है ना, इसे आप लोग नेसेंट ऑक्सीजन कहते हो बच्चों। नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन यानी एक ऐसा ऑक्सीजन का सिंगल एटम जो कि एनवायरनमेंट में घूम रहा है। अब बच्चों ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये अकेले नहीं रह सकता। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन ने क्या किया, ये मिल गया मेरे ऑक्सीजन के साथ और इसने ओजोन बना लिया। अब जब तक ये ओजोन ऊपर वाले एरियाज में है ना आपके एटमॉस्फेयर में, तब तक ये हमारे लिए बचाव का कार्य करता है। ये क्या करता है, यूवी रेस को ट्रैप कर देता है और रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ठीक है। और बाकी का ये जो है हमें बचाता है उन हार्मफुल सनरेज से। लेकिन यही ओजोन लेयर नीचे वाली परत में, यानी नीचे वाली एटमॉस्फेरिक रेंजेस में हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है। इट इज अ मॉलिक्यूल फ्रॉम formed by 3 atoms of oxygen, while O2, which is normally referred to as oxygen, is essential for aerobic life. ओजोन इज डेडली पॉइजनस। अगर ये नीचे वाले एटमोस्फेयर में आ जाता है तो ये डेडली पॉइजनस होता है। हाउएवर एट हायर लेवल्स ऑफ एटमोस्फेयर ओजोन परफॉर्म्स एज एसेंशियल फंक्शन। इट शील्ड्स द surface of earth from UV radiation of the sun. This radiation is highly damaging to organisms. For example, it causes skin cancer, और आंखों का कैंसर भी हो जाता है, ठीक है। देखो सनरेज की ना बढ़ने से बहुत सारी तकलीफें आ रही हैं बच्चों। ये भी एक तकलीफ आ रही है कि सनरेज जो है वो जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है गर्मी कभी कभी, तो क्या होता है कि आपके जो हिमालयाज़ वगैरह, जो माउंटेन्स वगैरह हैं, वहाँ से बर्फ़ है वो पिघलने लग जाती है और फ्लड हो जाता है, ठीक है। ये भी एक कारण हो सकता है सनरेज के बढ़ने का, ठीक है। Ozone at higher levels of atmospheric produce UV radiation acting upon O2 molecule. The higher energy of UV radiation split apart molecular O2 into nascent oxygen, और यही ऑक्सीजन जो है वो मिलके आपका O3 बनाता है, ठीक है। अब जो है, अब थोड़ा सा ओजोन के बारे में एक और बात मैं आपको बता देती हूँ। ओजोन जो है ना वो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बच्चों? ग्रीन हाउस इफेक्ट,
आपकी कुछ कुछ जो है गैसेस होती है जो कि जैसे कि मान लो CO2, SO2, NO2, ये सारी जो गैसेस है ना बच्चों, ये ट्रैप कर जाती है अर्थ के ही एटमॉस्फेयर में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ योर ओजोन लेयर। क्या होता है, और आपकी सनलाइट भी, ठीक है, सनलाइट जो है जैसे ही अर्थ में पड़ी तो ओजोन जो है उसे ट्रैप कर देता है, यूवी रेज को, जो हार्मफुल यूवी रेज है उसे रिफ्लेक्ट बैक करता है और कुछ अमाउंट ऑफ सनलाइट को वो अर्थ के ही अंदर ट्रैप करके रखता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अर्थ में गर्मी ही नहीं होती बिल्कुल, ठीक है, और जो है सिर्फ ठंडी पड़ रही होती, सिर्फ ओले पड़ रहे होते। इसीलिए जो है इनिशियली ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ होगा, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, जिसकी वजह से जो सनरेज हैं वो ट्रैप हो पाई अर्थ के अंदर, ठीक है। प्लस क्या होता है कि जो आपकी कुछ हार्मफुल गैसेस होती हैं जैसे CO2, SO2, एक और होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसेस जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह, फिर घर के जो कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं, उन इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है काला, ये सारी की सारी जो हमारी गैसेस हैं उन्हें ये ट्रैप करके रखता है अर्थ के ही अंदर। दिस इज द रीजन आपका जो एयर है वो पॉल्यूटेड रहता है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाना चाहते हैं। ओजोन लेयर के डिप्लीट होने का ये एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों, पोल्यूशन। पोल्यूशन से क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे डिप्लीट करती जा रही है। ये जितनी हार्मफुल गैसेस है ये ऊपर जा रही हैं, ठीक है, उड़ के गैसेस तो ऊपर ही जाएंगी, तो वहां पे ऑक्सीजन जो है वो कम होते जा रहा है और ये गैसेस जो है वो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आपका जो ओजोन है वो बेसिकली डिप्लीट होता जा रहा है। आपके एंटार्क्टिका में एक ओजोन होल बन गया है। होल का मतलब ये है कि वहां की जो ओजोन लेयर है ये वो बहुत ज्यादा पतली हो गई है। सोच के देखो, अगर ओजोन नहीं बचेगी हमारे एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा। जो सनरेज हैं ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल बन जाएगी कि वो स्किन कैंसर करेगी, लोग जो है वो मरते जाएंगे। क्यों मरते जाएंगे, बिकॉज ये अल्ट्रा वायलेट रेज ये इतनी हार्मफुल है कि ये स्किन के अंदर आपके सेल्स के अंदर जाके DNA को डैमेज करती है, और हमारे पास आज तक स्किन कैंसर का कोई प्रॉपर रिपेयर नहीं है, ठीक है। विथ टाइम अगर हम लोगों ने पॉल्यूशन को कम नहीं किया तो ओजोन लेयर है उसके डिप्लीशन के चांसेस बढ़ते ही जाएंगे। ओजोन लेयर डिप्लीशन में ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपका CFC, आगे है ही शायद, हाँ है, चलो ये पढ़ लेते हैं। The amount of ozone in atmosphere began to drop sharply in 1980s. रीजन था इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन हो रहा था, अर्बन एरियाज ग्रो कर रहे थे, केमिकल जो फैक्ट्रीज है वो बनती जा रही थी, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही थी। This decrease has been linked with the synthetic chemicals like chlorofluorocarbons, इसी के बारे में बता रही थी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ना कूलेंट वगैरह, मतलब कूल चीज़ें करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, आपके फ्रिज में, AC वगैरह में इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, विच आर यूज इन रेफ्रिजरेंट्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स। इन 1987 द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, बच्चों ये जो है इसको आप याद करोगे, UNEP प्रोग्राम, इसके डेट जो है, इन जनरल ये सब देखो पूछा नहीं जाता, बाई चांस आपकी किस्मत अगर खराब है और पूछ लिया अगर MCQ में तो क्या करोगे, तो इस नोट्स को रेफर जरूर कर लेना, ठीक है एक बार। इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री ऑफ रेफ्रिजरेटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। CFC इतना ज्यादा डैमेजिंग होता है ना कि ये ओजोन को पूरी तरीके से तोड़ देता है, ठीक है। इसीलिए अब ये रूल लाया गया कि जितने रेफ्रिजरेंट्स बनेंगे उन सब में CFCs का यूज ना किया जाए वर्ल्ड वाइड। अब जो है हमें गार्बेज मैनेजमेंट कैसे करना है जो हम लोग बनाते हैं, ये है आपका बायोडिग्रेडेबल एंड डी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में आ गया। आपका ओजोन वाला जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि ओजोन को हम लोग किस तरीके से बचा सकते हैं। देखो सबसे पहले तो ये है कि पॉल्यूशन को कम करो, एक्स्ट्रा स्लाइड नहीं ले रही, यहीं पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, सबसे पहला तो यही है कि पॉल्यूशन को कम करो, हार्मफुल गैसेस जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज से रिलीज होती है, इन सारी गैसेस को जो है कम करो, रिड्यूस हार्मफुल गैसेस फ्रॉम एनवायरमेंट। देखो हम किसी भी चीज़ को टोटली नलिफाई नहीं कर सकते, ये गैसेस तो रिलीज होंगी ही होंगी, बिकॉज केमिकल्स भी तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। बस उनको रिड्यूस करने के तरीके हैं,
जो हर चीज़ को यूज़ करने, जो हर किसी को यूज़ करने चाहिए। बच्चों, गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल नॉर्म्स दिए हैं किसी भी केमिकल इंडस्ट्री के फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। वो क्या होता है कि आपका जो 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 चिमनी होती है ना, जिससे काला धुआं निकलता है, उसमें ना कुछ ऐसे चीज़ें की जाती हैं जिससे कि जो काला धुआं है वो सेटल डाउन होकर नीचे बैठ जाता है, और सिर्फ जो है जो बहुत कम पॉल्यूटेड एयर है वही बाहर निकलती है। कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह क्या करते हैं ना कि ये जो है इसको नीचे, मतलब इसमें भी डाल देते हैं। बताती हूँ, रुको। रिवर्स में भी अपना वेस्ट डाल देते हैं, जो कि रिवर्स को पोल्यूट कर देता है। इवेंचुअली क्या होता है, उन्हीं रिवर्स का जब पानी इवेपोरेट होके जाएगा, आपके बादल बनाएगा, तो वो बादल भी डैमेज होंगे, एसिड रेन होंगे, ये सब वगैरह होगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज़ को ना आप अपने वेस्ट मैनेजमेंट उसमें भी आप लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ओजोन लेयर को बचाना ही पड़ेगा, वरना यूवी रेस जो है वो बहुत हार्मफुल इफेक्ट दे सकती हैं। Many human-made materials like plastic will not be broken down by action of bacteria and other saprophytes. ठीक है, these materials will be acted upon by physical properties like heat, pressure, and under ambient condition found in our environment. This persists for a long time. देखो, biodegradable waste क्या होता है बच्चों? The part of garbage which can be decomposed by the bacteria, और जो हार्मलेस होता है सब्सटेंस नेचर के लिए, उसे हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, ठीक है। और जिस चीज़ को आप बायोडिग्रेड नहीं कर सकते वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। सेफ होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, हार्मफुल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पील्स, लेफ्ट ओवर, ये सारी चीज़ें, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। ये सारी चीज़ें हैं वो एग्जाम्पल्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए, ठीक है। अब हम जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम ये जो आंसर है इसको मैं मिटा देती हूँ, मैं आपको खुद लिख के दिखाती हूँ आप किस तरीके से आंसर फ्रेम करोगे जब ये चीज़ पूछी जाएगी, बिकॉज इस बार इस चैप्टर से इस चीज़ का पूछे जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आपके 20 तारीख को जब ये चैलेंज खत्म हो जाएगा ना बच्चों, तब उसके बाद मैं आपके लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन के। तो जो भी लोग नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि जब कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आओ ना तो वो आप करके जाओ, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट तो देखो, आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है बच्चों कि गार्बेज मैनेजमेंट बताओ, वेज ऑफ मैनेजिंग गार्बेज मैनेजमेंट। देखो, किसी भी चीज़ का ना सबसे जो मेन कारण है डिप्लीट होने का, दैट इज़ योर पोल्यूशन ओनली। तो कहीं ना कहीं आप जो रास्ते लिखोगे वो पोल्यूशन मैनेजमेंट के होंगे। क्या करोगे? सबसे पहले तो सॉइल पोल्यूशन को रोकने के लिए यूज़ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स को यूज़ नहीं करना है। आपके जो इंजन्स वगैरह जो हैं, ठीक है, उनको अपग्रेडेड रखना पड़ता है, जिससे कि आपको पता है कुछ जो रिक्शा वगैरह होती है इंडिया में, तो ऐसा बहुत होता है कि उनसे पीछे से वाइट धुआं निकलता है या फिर काला धुआं निकलता है। वो बहुत टॉक्सिक होता है। वो काला धुआं ना कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक है ना बच्चों, अगर उस कार्बन मोनोऑक्साइड को आपने 5 मिनट तक सूंघ लिया ना तो आप मर जाओगे। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी होती है ना, मतलब जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है आपकी हीमोग्लोबिन के साथ, इतनी ज़्यादा है कि आपके पूरे शरीर में काला काला हो जाएगा, सब कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाएगा, एंड यू विल बी डाइड इन फ्यू मिनट्स। तो आपके जो व्हीकल्स हैं उन्हें अपग्रेडेड रखना चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना बच्चों, मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बता रही हूँ। अपग्रेडेड रखो, जिससे कि क्या होगा कि वो व्हीकल्स हैं उनकी टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराओ वगैरह सब कराओ, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसा धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जैसा धुआं नहीं दे बेसिकली, ठीक है। आपकी जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनके वेस्ट को मैनेज करो। ये क्या करते हैं ना, मैंने आपको जैसे कि बताया, रिवर में अपना सारा वेस्ट दे दिया। अब वो टॉक्सिन्स जो है आपके फिशेस वो खा लेंगी, फिशेस जो है मर जाएंगे, ठीक है। देयर वाज अ केस इन इंडिया ओनली कि एक रिवर जो है इतनी ज़्यादा पॉल्यूट हो गई थी किसी केमिकल इंडस्ट्री के कारण कि वहाँ की सारी की सारी फिशेस जो है वो मर गई। अब फिशेस के मरने से क्या हुआ ना बच्चों, पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो गया। वो पूरी की पूरी जगह जो है ना वो एक बंजर ज़मीन बन गई, ठीक है।
सो केमिकल इंडस्ट्री से वेस्ट मैनेज करना पड़ता है। और क्या कर सकते हो आप, CFCs का कम यूज़ करो, CFCs का कम यूज़ करो। CFC बच्चों हार्मफुल तो रहता ही है आपके इसके लिए, ओजोन के लिए, प्लस आपके गार्बेज मैनेजमेंट का भी एक हिस्सा है। आपके जो गार्बेज मैनेजमेंट का एक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों, वो ये है कि आप गार्बेज में ग्रीन गार्बेज को अलग रखोगे और ब्लू गार्बेज को अलग रखोगे। ये बिल्कुल उसी तरीके की बात है बच्चों, जिसमें आप ये करते हो कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उनको आप ब्लू गार्बेज में रखते हो, ब्लू डस्टबिन में रखते हो, और ग्रीन गार्बेज को यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल है उनको आप लोग ग्रीन डस्टबिन में रखते हो। एक और चीज़ जो आप करते हो बच्चों, वो 3 Rs हैं, रीयूज, ठीक है, और क्या करते हो आप, रिसाइकल करते हो, प्लस आप क्या करते हो, रिड्यूस करते हो। रिड्यूस में आप वेस्ट को जो है कम करते हो, ठीक है। रिसाइकल में जो ऑलरेडी वेस्ट था उसको आप सेम चीज़ को यूज़ करके दूसरी चीज़ें बनाते हो। देर आर मैनी आपके ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं इंडिया में जो ये इस बारे में काम कर रहे हैं, प्लास्टिक मैनेजमेंट के बारे में। वो क्या करते हैं बच्चों कि प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह को यूज़ करके बकेट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, बिकॉज प्लास्टिक इज़ नॉन डिग्रेडेबल या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो प्लास्टिक जो है उसे आप बेसिकली रिसाइकल कर सकते हो और उसी रिसाइकल्ड प्लास्टिक को आप रीयूज़ करते हो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो कुछ और चीज़ें भी हैं बताने को मेरे पास, बट लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस सेशन, एंड अपने सारे दोस्तों को इस सीरीज़ को ज्वाइन कराओ ताकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को जल्द से जल्द दे पाऊँ, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे बच्चों।